हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परिधि क्लासेस 4169 में। आज का जो टॉपिक है अपवर्तनांक की डेफिनेशन कल हम बताए थे। अपवर्तनांक से कुछ क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल कुछ अंकित क्वेश्चन आते हैं। तो एक सूत्र है उसको हम बताएंगे। वो कल हम बस डेफिनेशन बताए थे आपको, और दर्पण का डेफिनेशन। तो कल पूरा जो वीडियो था वो डेफिनेशन पर आधारित था। आज थोड़ा सा अपवर्तनांक का जो पार्ट छूटा हुआ है उसको बता दे रहे हैं। जैसे शुरू करते हैं। शुरुआत में देखिए, जो प्रकाश है, प्रकाश में जो अपवर्तन होता है, ये मान लीजिए उसका अविलंब है। एक माध्यम से प्रकाश किरण आती है और वह दूसरे माध्यम में जाती है। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो मान लो एक माध्यम एक है और ये माध्यम दो है। ऐसे ये कोण आई हो गया, क्योंकि इसको कहते हैं ये अविलंब होता है। और यह कोण अविलंब के साथ जो कोण बनता है वो कोण आर होता है। तो ये माध्यम दो हो गया। तो स्नेल का नियम जब लगाते हैं, स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। और इसको लिखते हैं n12, n12 लिखते हैं इसको साइन आई बटे साइन आर। या इसको लिखते हैं, वन n2, या इसको इस तरीके में लिखते हैं n2 अपान n1, इस तरीके में लिखते हैं n2 अपान n1। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तनांक, ये जो n है ये क्या है, अपवर्तनांक है, साइन आई बटे साइन आर। और इसके तीन डिफिनेशन हम कल आपको बता चुके हैं। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जो पहले होता है पहला लिखा हुआ है, दूसरा दूसरा। मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वायु है और यहाँ पर जल है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको ए एन डब्ल्यू। वायु मतलब एयर होता है, तो उसका पहला जो अक्षर होता है उसको ए, और ये होता है वाटर, तो इसका जो पहला अक्षर डब्ल्यू, तो डब्ल्यू। कांच कहीं होगा, अगर कहीं माध्यम में कांच होगा तो हम उसको ग्लास लेते हैं, तो पहला जो अक्षर होगा वो जी होता है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब देखिए, अगर इसको हम जोड़े किससे, चाल से, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। और अगर पहला माध्यम वायु है तो वायु में प्रकाश की चाल को कहते हैं c, और दूसरे माध्यम को अगर v मान ले, वायु के लिए प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा c, और दूसरे माध्यम में v मान ले, हो जाएगा c अपान v। अगर पहला माध्यम वायु नहीं है तो लिखेंगे v1 अपान v2। अगर पहला माध्यम वायु है तो c अपान v। और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 अपान n1 लिखते हैं। तो लिखने का यह तरीका है। तो हमको देखिए करना क्या है कि जैसे हमने लिखा 1n2, 1n2 मतलब है प्रकाश आ रही है और अपवर्तित होके जा रही है। प्रकाश की किरण आई और अपवर्तित होके चली गई। प्रकाश किरण आई और अपवर्तित होके चली गई। मान लीजिए कि प्रकाश उत्क्रमणीय क्रिया कर रही है, उल्टा आ रही है, तो अगर प्रकाश इधर से आ रही है, इधर इसका अपवर्तन होगा। अगर प्रकाश इस साइड से आ रही है तो इसका अपवर्तन इधर होगा। मतलब आपतन कोण आर हो जाएगा और अपवर्तन कोण आई हो जाएगा। इस कंडीशन में जब आपतन कोण आर हो जाए और अपवर्तन कोण आई हो जाए तो हम लिखते हैं उसको 2n1, क्योंकि इस माध्यम को 2 माने हैं, इस माध्यम को 1 माने हैं।
मान लीजिए यहाँ से किरण बस उल्टा, उत्क्रमणीयता, इसको कहते हैं उत्क्रमणीयता। यहाँ से प्रकाश आई और इधर चली गई, तो ये हो गया आपतन कोण या अपवर्तन कोण। और जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, जब दोनों का गुणा करते हैं, तो हमको मान मिलता है 1। दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमको क्या मान मिलेगा? 1। तो अगर इसको सीधा सीधा हम इसको इधर पक्षांतर करें तो 1n2 बराबर होता है 1/2n1। एक सूत्र हमको ये मिल जाता है, 1n2 बराबर 1/2n1। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि 3 माध्यम हो जाए, 3 माध्यम से प्रकाश एक माध्यम से निकली, ये देखिए मान लीजिए कोई स्लैब बना दें, प्रकाश किरण एक माध्यम से आई, इसका क्या हो गया? अभिलंब। ये वायु है, ये कांच है, तो प्रकाश की किरण ऐसे झुक जाएगी, ऐसे आएगी, फिर यहाँ पर हम एक अभिलंब बनाएंगे। अब चूंकि ये कांच है और बाहर वायु है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। यह जो कोण आई होता है, इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और ये वाली किरण कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और जो किरण बाहर निकल जाती है, इसको कहते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण। यार ये कोण भी यार, इस कोण को कहते हैं ई, और आई बराबर होता है ई। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण, अपवर्तन कोण, और इसे कहते हैं निर्गत कोण। तो आपतन कोण जो होता है निर्गत कोण के बराबर होता है। तो एक कंडीशन ये भी आती है कभी कभी, तो इसको समझ लीजिए। और अगर यहाँ पे 2 कंडीशन है कि किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है या दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आ रही है, तो अगर मान लीजिए 3 कंडीशन हो, 3 कंडीशन हो मतलब 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1, अगर ये कंडीशन है, 1n2 पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे से तीसरे, फिर तीसरे से पहला, मतलब वायु से कांच या वायु से जल, जल से कांच, कांच से फिर वायु। देख लीजिए 3 माध्यम, मान लीजिए प्रकाश 3 माध्यम से गुजर रहा है, वायु से जल, जल से कांच, कांच से वायु, तो तीनों का गुणा करेंगे तो हमको मिलता है 1। ठीक है। मान लीजिए एक वाले को हम मान लें एयर, दूसरे वाले को मान लें वाटर, और तीसरे वाले को मान लें ग्लास। यहाँ क्या लिख सकते हैं? AnW गुणे WnG गुणे GNA बराबर 1। देख लीजिए, थोड़ा समझिए, इसको समझने का प्रयास करिए। देख लिए आप लोग? तो अगर बीच वाला पद हम ले लें WnG, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा ये पद और एक ये दोनों जो पहला और लास्ट है, इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए, 1 बटा मिलेगा AnW और गुणे GNA मिल जाएगा। अभी हमने कहा अगर यहां पर AN2 बटा है 2N1, तो या लिख सकते हैं 2N1 बराबर 1/1N2, ये भी लिख सकते हैं। तो GNA अगर है तो GNA को हम लिख सकते हैं 1 बटा ANG। फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिख सकते हैं, इसको आ रहा है। तो GNA को हम क्या लिख सकते हैं?
GNA ANG, जैसे यहाँ पे अगर एक माध्यम कांच हो, एक माध्यम एयर हो, तो यहाँ मान लीजिए वायु है, यहाँ पे कांच है, तो वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा उसका उल्टा ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं दूसरा जो है वो कांच है, तो GNA बराबर 1/ANG। तो GNA बराबर होगा 1/ANG, मतलब GNA को हम लिख सकते हैं 1/ANG। जैसे समझ लीजिए WNG बराबर 1/ANW गुणे GNA को क्या लिख सकते हैं 1/ANG। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देख लीजिए, लिख सकते हैं ना। अब इसको ये देखिए 1 बटा है, इसको ऊपर कर लीजिए, यहां लिखेंगे WNG बराबर आएगा, ANG ऊपर चला जाएगा, ANG बटा ANW। तो ये हमारा एक अच्छा सा सूत्र और बन गया अपवर्तनांक पर। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। तो ये सूत्र है, इस पर कुछ क्वेश्चन आएंगे, अभी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे हम, चैप्टर जब खत्म होता है तो इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, आगे फिर बात करते हैं। समझ लीजिए आप लोग। तो अपवर्तनांक का ये टॉपिक छूट गया था, तो इसको हम करवा दिए हैं। अब जो आगे पढ़ाना था आपको वो शुरू करते हैं। इसको रब कर दें। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पर ऑप्शन होता है, तो आप उसको बैक करके देख लीजिए 2-3 बार, एकदम समझ में आ जाएगा। तो अगला टॉपिक है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये पहली कंडीशन है उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना कब, यहां लिखेंगे प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति क्या है? प्रथम स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो बनाते हैं एक बढ़िया सा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ये देखिए, उत्तल लेंस बन गया L1
L2 नाम हो गया इसका। इसके बीच से एक रेखा जा रही है, इसके बीच से एक रेखा, इस रेखा को कहते हैं, इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। और ये हमारा जो बीच का बिंदु है ओ को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। जब वस्तु अनंत पर है, पहली कंडीशन, वस्तु कहां पे है? अनंत पर। अनंत पर वस्तु, इमेजिन कर लेते हैं कि वस्तु अनंत पर है, ये हमारी वस्तु हो गई। और अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं, ये भी आप जानते हैं। अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं। यहां से जो प्रकाश किरणें चलेंगी वह एक दूसरे के समांतर होंगी। ये प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, देखिए ये प्रकाश की किरण है। हमने कल आपको बताया था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हैं, और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं द्वितीय फोकस। तो देखिए ये किरण अपवर्तित होकर यहां मिलेगी, ये किरण अपवर्तित हुई और यहाँ पे मिली ऐसे, ये किरण अपवर्तित होकर यहाँ पर मिली, ये किरण यहाँ पर मिली और ये भी किरण यहाँ पर मिली। तो इसका नामकरण कर देते हैं। इस साइड जो फोकस होता है उसको कहते हैं F1, F1 का जो डबल होता है उसको कहते हैं 2F1, इस साइड जो होता है उसे कहते हैं F2, F2 का जो डबल होता है उसे कहते हैं 2F2, और ये लास्ट में जो लाइन है, लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष, इसलिए वहां मुख्य अक्ष लिख दिए हैं। तो ये कंडीशन हो गई। अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, सुनिए ध्यान से, अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। हमने माना है कि वह किरणें मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं। तो जो किरणें एक दूसरे के समांतर और मुख्य अक्ष के समांतर हैं वो अपवर्तित हुई, और अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं द्वितीय फोकस। तो वस्तु कहां पर है? वस्तु है, वस्तु की स्थिति कहां है? अनंत। प्रतिबिंब कहां बना? प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब कहां बना? द्वितीय फोकस पर, द्वितीय फोकस पर। अब स्थिति क्या है? ये जो प्रतिबिंब बना है ना, ये प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ये देख लीजिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए, देखिए इसको समझिए। जब उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर है, वस्तु को बिंब भी कहते हैं, तो जो भी किरणें निकलेंगी अनंत से वो एक दूसरे के समांतर निकलेंगी, एक दूसरे के समांतर है। हमने माना वो मुख्य अक्ष की भी समांतर है। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिली वो होता है द्वितीय फोकस, और द्वितीय फोकस पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बहुत छोटा है। वस्तु अनंत पर है और प्रतिबिंब कहां पे है? द्वितीय फोकस पर। ये पहली स्थिति है, इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद तब दूसरी स्थिति।
रब कर दें इसको। तो रब कर दिया। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति क्या है? जब वस्तु जब वस्तु अनंत जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो, ये दूसरी कंडीशन है। बनाते हैं इसको, इसका सुंदर सा एक चित्र बनाते हैं। ये हमारा हो गया, क्या हो गया ये है उत्तल लेंस। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। हाँ, ये हो गया मुख्य अक्ष और ये इसका हो गया प्रकाशिक केंद्र। मान लीजिए लास्ट में अनंत है, यहाँ पे कहीं है f1, यहाँ पे कहीं है 2f1, यहाँ पर कहीं है f2, यहाँ पर कहीं है 2f2। ये जो हमारा लाइन है ये है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, और यह लेंस है L1 और L2। वस्तु कहाँ है? अनंत, अनंत इधर है। अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और 2f1 के बीच में वस्तु है, तो यहाँ पर कहीं वस्तु है। ये वस्तु है A और B, देख लीजिए। अब यहां से हम बनाएंगे इसका प्रतिबिंब, यहां से इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। एक किरण चली, कहां से चली? वस्तु से। कैसे चल रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। सीधा बन जाए भाई, मुख्य अक्ष के समांतर। सीधा है, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें कहां से जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये हो गया, मुख्य फोकस से जाएगी। ये हो गई हमारी प्रकाश किरण। कौन सी प्रकाश किरण है? जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। दूसरी प्रकाश की किरण है जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। तो थोड़ा सा इसको अच्छा बनाएं। ये हो गया हमारा 2f2, 2f2, और ये हो गया इसका प्रतिबिंब। ये हो गया इसका प्रतिबिंब। इसको कहते हैं A डैश B डैश। यहाँ पर डबल एरो से दिखा दें
कंफ्यूजन नहीं होती है। वैसे दो कलर से दिखाए हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए, चित्र को देखने का प्रयास करिए, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए, यहां पर जो प्रतिबिंब है, वस्तु, अब समझा रहे हैं, समझिए। वस्तु अनंत अनंत होगा कहीं यहाँ पे, और 2f1 के बीच में स्थित है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो कहां से निकल गई? फोकस से। कौन से फोकस से? द्वितीय फोकस से। और दूसरी किरण वक्र प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, आप थोड़ा सा पेंसिल वगैरह से बनाएंगे तो सीधा बनेगा, अच्छा बनेगा। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश में सीधे निकल जाती है और विचलित नहीं होती। तो यह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, वह अपवर्तित होकर निकल गई। प्रकाशिक केंद्र वाली सीधी निकल गई। यह दोनों अपवर्तित किरण जहां मिलती हैं, वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और यह वस्तु का क्या है? ये प्रतिबिंब है। ए डैश बी डैश जो है, ये है वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु का प्रतिबिंब स्थिति क्या है? स्थिति है, जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा है। तो यह कंडीशन है। और बनेगा कहां? वस्तु की स्थिति कहां होगी? प्रतिबिंब F2 और 2F2 के मध्य बनेगा। ये इतनी कंडीशन है। देखिए, प्रतिबिंब पहले वस्तु कहां था? अनंत पे। अनंत पे वस्तु का प्रतिबिंब था फोकस पर। जैसे जैसे वस्तु दाहिने आएगी, वैसे वैसे प्रतिबिंब भी दाहिने जाएगा। अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर। अनंत और 2f1 के बीच में वस्तु है, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और 2f1 के बीच में। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु 2f1 पर आ जाती है, उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला करते हैं, रब करते हैं इसको। तृतीय स्थिति, क्या है तृतीय स्थिति? जब वस्तु 2f1 पर स्थित है, तो इसका चित्र बनाते हैं। ये हो गया उत्तल लेंस। ये एक बीच में रेखा बना देते हैं जिसे सुंदर दिखे। ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। ये हो गया मुख्य अक्ष। इसको कहेंगे ये L1, इसको कहेंगे L2। ये हो गया मुख्य अक्ष। ये लाइन हो गई F1, ये लाइन हो गई 2F1। वस्तु कहां पर है? 2F1। वस्तु कहां पर है भाई? 2F1। ये वस्तु है, सीधा नहीं बनता है।
यहां से चलेगी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तित हुई इतना लंबा अपवर्तन नहीं करिए भाई, अपवर्तित हुई और अपवर्तित होकर कहां से जाएगी, F2 से होकर जाएगी। ये हमारा हो गया। ये किरण निकल गई अपवर्तन के बाद, ऐसे निकल जा रही आगे। दूसरी किरण रेड से बनाते हैं, कहां से निकल रही है, ये निकल रही है प्रकाशिक केंद्र से। और पहली ऐसे आ रही है ना, ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है। तो ये किरण हो गई हमारी दूसरी, बिंदु O और ये दोनों मिल कहाँ रही हैं, ये दोनों मिल रही हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर मिल रही है। ये हमारा हो गया AB वस्तु, प्रतिबिंब हो गया A डैश B डैश। देखिए ये लेंस, ये वस्तु 2F1 पर स्थित है। एक किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तित हुई, फोकस से निकल गई, द्वितीय फोकस से। दूसरी किरण जा रही है प्रकाशिक केंद्र से, सीधी निकल गई। यह दोनों अपवर्तित किरणें मिल रही हैं कहां पर, यह पॉइंट होता है 2F2 और 2F2 पर 2F1 पर वस्तु है, प्रतिबिंब भी बनेगा 2F2 पर। यह जो प्रतिबिंब है यहां लिखते हैं 2F1 पर वस्तु, 2F2 पर प्रतिबिंब। स्थिति क्या है, स्थिति क्या है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो 2F1 पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो तीन स्थितियां हो गई। जैसे जैसे वस्तु दाहिने आ रही है, प्रतिबिंब भी दाहिने जा रहा है। चौथी स्थिति में 2F1 और F1 के बीच वस्तु होगी तो प्रतिबिंब होगा 2F2 और अनंत के बीच में। पांचवी स्थिति में वस्तु अगर F1 पर होगी तो प्रतिबिंब होगा अनंत पर। छठवीं स्थिति में जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होगी, छठवीं स्थिति में जब F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होगी तो उसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, इस साइड बनेगा और आभासी बनेगा। तो एक कंडीशन अब आएगी जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में होगी, उसका प्रतिबिंब इधर बनेगा और वह प्रतिबिंब
आभासी बनेगा। बाकी सभी स्थितियों में जब तक वस्तु F1 पर आ रहेगी, इससे आगे अनंत से लेके F1 तक वस्तु रहेगी, हमेशा उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। बस अंतर है, कुछ स्थितियों में वस्तु से छोटा बनता है, कुछ स्थितियों में वस्तु के बराबर बनता है, और कुछ स्थिति में वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन जब इस स्थिति में आएगा F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी। आभासी बनेगा तो सीधी सी बात है कि आभासी बनता है तो सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये कंडीशन है, 3 कंडीशन हम आपको आज बता दिए हैं, अपवर्तन का सूत्र बता दिए हैं। तो आज का वीडियो यहीं बंद कर रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। कल हम 3 स्थितियां और बताएंगे और अवतल लेंस की 2 स्थितियां बताएंगे। थोड़ा सा आप मिलाने का प्रयास करिए। जैसे उत्तल लेंस होता है, अवतल दर्पण की कंडीशन 6 थी, वैसे उत्तल लेंस की 6 कंडीशन। जैसे उत्तल दर्पण की 2 कंडीशन, वैसे अवतल लेंस की 2 कंडीशन। तो थोड़ा सा एक दूसरे के लगभग लगभग बातें बराबर चलती हैं, लेकिन वहां दर्पण होता है, यहाँ लेंस होता है। वहां एक वक्रता केंद्र होता है, यहाँ 2 वक्रता केंद्र। वहां एक वक्रता त्रिज्या, यहाँ 2 वक्रता त्रिज्या। वहां परावर्तन होता है, यहाँ पे अपवर्तन होता है। तो ये घटना होती है, तो इसको देख लीजिएगा और समझिएगा इसको, और जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा। तो आज का वीडियो बंद करते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक किया करिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करिए। धन्यवाद।